सर एक अभी सर जो गवर्नमेंट है वो एक नया वो किसान बिल लेकर आई है, उसमें एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरीके से देखते हैं आप? उसमें किसानों को फ़ायदा है या फिर घाटा है या फिर नहीं? देखिए हम 32 साल से खेती कर रहे हैं और मैं कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन से जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको। मेरा जो अनुभव है मैं वो आपको सुना रहा हूँ। हम पिछले 20 साल से दूध बरौनी डेयरी या सुधा डेयरी को दे रहे हैं। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने गाय रखा, हम सोसाइटी के मेंबर हैं, हम डेली अपना दूध सोसाइटी को देते हैं। तो एटलीस्ट हम अश्योर्ड है ना कि हमको सुबह उठ के मार्केट नहीं खोजना है। एक निर्धारित जगह है, हमको वहाँ एक उचित मूल्य मिल रहा है। तो बहुत जगह हमने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से ज़मीन आपका लोग ले लेगा, आप वंचित हो जाएंगे अपने ज़मीन से। तो आज तक तो मेरा गाय कोई नहीं ले गया, हम दूध इतने साल से सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये बेसिकली देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। तब आप किस कैंप को बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंगली आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे गांव में आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना कि मैं जो फसल उपजा रहा हूँ वो हम गारंटीड है कि ये फलाना आदमी इतना रेट में लेगा। पहले क्या था, ये अनगवर्नड था, इसका कोई लॉ नहीं था। अगर हम एज अ फार्मर अगर अग्रीव्ड हो गए तो हमको कोई जगह नहीं था जहाँ जाकर हम अपील करें, कोई केस फाइल करें। लेकिन इस लॉ में अब पूरा डिफाइंड हो गया है कि आप कहाँ जाके केस फाइल करेंगे, कहाँ किसके पास रिड्रेसल के लिए जाएंगे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे इस गांव से लगभग 7-8 साल पहले मक्का एक व्यापारी आके ले गया, लगभग 32 लाख का मक्का है, इस बहुत सारे किसान के, छोटे बड़े सब के, और गायब हो गया। अगर ये कानून रहता तो हम ऑन पेपर बजाबते रिसीट एंड रजिस्ट्रेशन के साथ उससे डील करते, और कल वो अगर डिफ़ॉल्ट करता तो हम उसको कोर्ट ले जाते। तो अब ये प्रावधान हो गया है, पहले ये नहीं था और हम लोग सफ़र कर चुके हैं एकदम। आपको हम ज्वलंत उदाहरण दिए, किसी भी किसान को आप पूछ लीजिए यहाँ। और इस तरह का एक दो नहीं, बहुत केसेस हुए हैं। हमको याद है मुजफ्फरपुर में किसान, उस समय एक कोई कंपनी आई थी जो एक स्पेशल टाइप का मटर उपजाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ी किसानों के साथ। और जब किसान बेचने के लिए तैयार हो गए, कंपनी गायब, क्योंकि उसका सारा सिस्टम और प्रॉफिट और लॉस सब ढांचा डगमगा गया। वो नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकता, तो वो गायब हो गया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉज जो आ गया है तो आप बाध्य हो गए, अब आप गायब नहीं हो सकते हैं, हम आपको कोर्ट ले आ सकते हैं। हम जानते हैं बहुत लोग बोलेंगे गरीब किसान है, कोर्ट का चक्कर कहाँ। तो भाई ये प्रॉब्लम तो हमारे देश में सब कुछ में है। अभी भी हमारे लीगल सिस्टम में गरीब लोग पिसते हैं, लेकिन काम भी तो उसी से होता है, केस भी तो वो जीतते हैं। तो सिस्टम जब आ गया तो उसको इस्तेमाल करना एक आदत की बात है जो धीरे धीरे हो जाएगी। अच्छा सर, जो दिल्ली में भी धरने पे बैठे हुए हैं किसान, तो किसान बिल आया है तो लोगों का मानना है कि जो मेनली किसान है वो पंजाब से हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो उन लोगों का मानना है कि भाई जो किसान बिल है वो गलत है तो उसको हटा दो। वो लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि भाई पंजाब से बाहर भी किसान हैं, आप भी एक किसान हैं। मेरा इस पे मेरा अपना पर्सनल राय है। मेरा मानना है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि 1/3 किसान को अनाज छोड़कर हॉर्टिकल्चर में जाना है। जैसे ही किसान हॉर्टिकल्चर में जाएगा तो देखिए ये मक्का गेहूं नहीं है कि काटे बोरा में बंद के घर में रख दिए। अगर आप लीची उपजा रहे हैं, आम उपजा रहे हैं या सब्जी है, वो पेरिशेबल आइटम है, तो उसको आप उपजा के घर में बंद करके नहीं रख सकते हैं। उसको आपको इमीडिएटली मार्केटिंग करना है। अब यहाँ पर ये बिल्स आ जाते हैं काम करने के लिए कि आखिर पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्वेशन या फार्म टू फॉक जो आप सामान ले जाएंगे पेरिशेबल आइटम, इसका पूरा सिस्टम कौन बनाएगा? रीफर वैन, कोल्ड रूम्स, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग सॉर्टिंग सेंटर्स, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अभी तक 70 साल में तो नहीं हुआ है। और चाहे आप माने ना माने, कितना भी आप बड़े कंपनीज को गाली दे लें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही डालेगा। और जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, किसान हैंड टू माउथ ही रहेगा। जब तक वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में नहीं जाएगा, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में जाने के बाद उसके पास ये टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन का नहीं रहेगा, तब तक वो प्रीमियम नहीं कमाएगा। बस सिंपल सी बात है। आज हम अपने गांव से लीची डायरेक्ट दिल्ली होम डिलीवरी करते हैं।
या कंपनीज़ अभी जस्ट एक रीफर वैन में लीची भेजे हैं, साउथ इंडिया की कंपनी है, पुणे बेस्ड भी कंपनी है, ये लोग लीची यहाँ आके ले जा रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे 8-9 कंपनी बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद से फ़ोन की कि हमको लीची चाहिए और हम सबको मना कर रहे हैं कि नहीं, हम ऑलरेडी कमिटेड हैं, मेरा स्टॉक सोल्ड आउट है। तो ठीक है, आप बोलने के लिए अदानी अंबानी बोल सकते हैं कि ये लोग आएंगे, किसान पिसेंगे, नहीं, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। लेकिन जब तक ये बिज़नेस लोग, मार्केटिंग वाले लोग, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, जब तक ये हमारा चीज़ खरीदने के लिए नहीं आएंगे तब तक हमें प्रीमियम रेट नहीं मिलेगा। और ये आपको मानना होगा, जब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे हम एज अ किसान तरक्की नहीं कर सकते। इसमें सर एक ये भी है ना, जब जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज उपजाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं वो सस्ते रेट पर खरीद लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो किसानों का ये, बहुतों का ये मानना है कि चलो कम से कम ऐसा तो है कि छोटे जो बिचौलिए होते हैं वो सामान खरीद लेते हैं। अगर मैं किसान होता और मैं टिकरी बॉर्डर पर बैठा रहता तो इतना अच्छा मौका था, सरकार खुशामद कर रही थी कि आके आप बात करो, तो हम एमएसपी पे स्टिक करते, उसको इन्हांस कराते, उसको लीगलाइज कर देते, पूरा ढांचा बनवाते कि एक भी किसान एमएसपी से वंचित नहीं रहे, तो एक हमारी जीत होती। हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। आप देखिए पिछले सीज़न में धान का टोटल एमएसपी पे हमारे इस पूरे इलाके से गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की, फैंटास्टिक रेट था, वैसा रेट कभी मिला नहीं लोग को, 900, 1000, 1100, 1200, और कहाँ एमएसपी पर रेट 1668 या 1700 कुछ रुपए कहीं, और किसान बिना झिझक के। तो हाँ, ये आप मान सकते हैं कि जो सरकार जो है वो ढिलाई कर देती है कभी के प्रोक्योर करने में, तो ये तो इतना अच्छा मौका था कि ये ढिलाई जो सरकार कर देती है एमएसपी पे प्रोक्योर करने का, इसको हम और सुदृढ़ करते, ये सिस्टम और बढ़िया से लागू करते तो एक किसान को फ़ायदा होता। क्या मतलब ऐसा कुछ नियम है क्या एमएसपी में कि अगर सपोज कि आप किसान हैं, मैं बिचौलिया हूँ, अगर आ करके बोलता हूँ कि आप 12 रुपये मुझे गेहूँ दे दो, ऐसा कुछ कानून है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में? नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप एमएसपी पे अपना सामान बेच रहे हैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेचेंगे, आप बिचौलिया इसमें नहीं आ सकता है। अच्छा। बिचौलिया अगर आ रहा है तो उसका मतलब है वो 1700 में या 1600 में एमएसपी पे सामान बेचेगा और आपसे लेगा 900 1100 में, तो प्योर प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि किसान जब जाता है एमएसपी पे बेचने के लिए बहुत सारे अड़चने आती हैं बीच में, ये सिस्टम को ठीक करना है, पेमेंट को ठीक करना है, किसान जाए तो हैरेसमेंट नहीं हो, ये सब चीज़ हम सरकार से हासिल कर सकते थे इस एजिटेशन के थ्रू, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा भी तो एक हो सकता है कि एमएसपी में ऐसा कुछ किया जाए कि भाई किसान से आप जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उस पर ही खरीद सकते हैं आप, चाहे बिचौलिए हो चाहे कोई भी हो, उससे नीचे आप खरीदेंगे तो आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ होता? बहुत अच्छा तो है, तो यही सब सिस्टम तो कायम करना था जी जी। इस आंदोलन के लिए। जब सरकार आपको बुला रही थी आइए बात कीजिए हमसे, तो यही सब तो चीज़ लागू कराना था जिससे किसान को फ़ायदा हो। जी जी। लेकिन आप एक बार में कह रहे हैं कि नहीं बिल ही हटाइए, तब तो आई डोंट नो, ये माई वे और दी हाईवे ये नहीं हो सकता है। और मेरा अनुभव है कि नहीं, ये बिल, तीनों बिल, देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 इफ़ आई एम राइट, हाँ, उस समय हम लोग क्राइसिस से थे। क्या था उस समय फ्रेज़? शिप टू माउथ। अमेरिका से गेहूँ आता था, हमारे मुंह तक आता था, खिस्सा ख़त्म। उस क्राइसिस में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू किया गया था कि होर्डिंग नहीं हो, बीच वाले लोग प्राइस को बढ़ा के गरीब को परेशान नहीं करें, इसके लिए इसी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू हुआ था। लेकिन अब तो हम टाइम ऑफ प्लेंटी में हैं और फिर भी उसमें क्लॉज है टाइम ऑफ वॉर, एट टाइम ऑफ कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस, ये फिर लागू हो सकता है नियम कानून। तो अब मेरा मानना, अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू होता या एपीएमसी एक्ट बिहार में लागू होता तो आज ये अर्गोस नहीं खड़ी होती, क्योंकि वो नियम के खिलाफ था। और जब तक बल्क में बड़ी कंपनीज आके स्टोरेज नहीं बनाएंगी तब तक हम किसान मार्केटिंग, खुद तो मार्केटिंग करना असंभव है। तो जब तक ये लोग हमारे टच में नहीं आएंगे हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं।